आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी खास दिल्लीहून आलेले आमचे महाराष्ट्राचे प्रभारी अजय चिकाराजी, सहप्रभारी नवजोतसिंग संधूजी, या विभागाचे इंचार्ज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष कपिल डोकेजी, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष तन्वीर विद्रोहीजी, अमरावती विभागाचे इंचार्ज अनुराग बोहेरजी, या विभागाचे सहप्रभारी निखिल वानखेडेजी, रितेशजी पांडव, अक्षयजी हेटे आणि तुमचं असणारे ग्रामीणचे अध्यक्ष मिथिलेश कनेरे आणि सर्व प्रदेश पदाधिकारी आणि सर्व माजी युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी. खऱ्या अर्थानं आजचा हा पत्रकार परिषद घेण्याचा आमचा हेतू असा आहे, महाराष्ट्रभरामध्ये आणि देशभरामध्ये एक आम्ही सकारात्मक उपक्रम अभियान संबंध देशामध्ये आम्ही राबवत आहोत. तसंच त्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील 28 शहरांमध्ये 28 महापालिकांमध्ये आम्ही आवाज महाराष्ट्राचा हा उपक्रम घेऊन जात आहोत. त्यासोबत आम्ही काही अभियानं देखील सुरू करत आहोत. त्याची माहिती आपल्याला सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे आणि त्याचा आज नागपूरचा शुभारंभ आज आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण करत आहोत. शहरी राजकारण किंवा शहरी समस्या हा विषय घेऊन सध्या कोणी काम करत नाही आहे. निवडणुका आल्या की प्रत्येकजण मत मागायला किंवा त्या विभागातील त्यातील प्रभागातील वॉर्डातील समस्या घेऊन इच्छुक उमेदवार तिथे पोचत असतात. पण सध्या ना नागपूर महापालिकेची निवडणूक आहे, ना विधानसभेची आहे, ना लोकसभेची आहे, कुठलीच निवडणूक नसताना सर्वसामान्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते सोडवण्याचा एक सकारात्मक उपक्रम आम्ही महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून राबवत आहोत. हा राबवत असताना आमच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न होते. ते सगळे प्रश्न आम्ही एक पाईपलाईन करून एक सर्वसामान्य घटक आहे ज्याचा कोणीच आवाज नाही आहे, तो आवाज बनण्याचा प्रयत्न आमचा येणाऱ्या काळामध्ये असेल. या इनिशिएटिव्हमध्ये आम्ही जे आपल्या मूलभूत सुविधा असतात, रस्ते, पाणी, वीज, बेरोजगारी किंवा इतर सगळे पर्यावरण, या सगळ्या विषयांना आम्ही हात घालत ते सोडवण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू. पण सगळ्यात महत्त्वाचं या अभियानांतर्गत आम्ही 6 अभियानं सुरू करत आहोत. त्यामध्ये पहिलं अभियान आमचं असं आहे की सिक्युरिटी गार्ड न्याय अभियान, गिग वर्कर न्याय अभियान, घरगुती कामगार न्याय अभियान, अशा पद्धतीचे आम्ही रेडीपटरी विक्रेत्यांचं न्याय अभियान, सुरक्षा रक्षक न्याय अभियान आणि ह्या सगळ्या अभियानांना घेऊन आम्ही सर्वसामान्य जे घटक आहेत, घरेलू कामगार आहेत, सिक्युरिटी गार्ड्स आहेत, गिग वर्कर्स आहेत, ह्या सगळ्यांचं हॉकर्स आहेत, ह्या सगळ्यांच्या वैयक्तिक वेगळ्या वेगळ्या अभियानांच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. त्यांच्या सुरक्षिततेचा असेल किंवा त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी आम्ही सरकारकडे एक कायदा करण्यासाठी देखील आम्ही पुढच्या काळामध्ये आमचं वाटचाल असेल. मला आपल्याला उदाहरण द्यायचं आहे की नागपूर शहरामध्ये आम्ही गिग वर्कर न्याय अभियान लॉन्च केलं पाठीमागच्या महिन्यामध्ये. जवळपास 12,500-13 हजार आम्ही रजिस्ट्रेशन गिग वर्करचे केले. नागपूर शहरामध्ये असेल किंवा संबंध देशामध्ये असेल, जसं आजच्या जीवनशैलीमध्ये आपल्याला मोबाईल जरुरी आहे, मोबाईलशिवाय आपण कोणतं काम करू शकत नाही. भविष्य काळामध्ये गिग वर्करशिवाय आपलं फारसं जीवनामध्ये आपला तो एक घटक असेल असं आमचं मानणं आहे. नागपूर शहरामध्ये आम्ही विविध डार्क रूम्सला किंवा स्टोर्सला व्हिजिट केली, तेथील त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. जवळपास 12,500 गिग वर्करांसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांचे सगळे प्रश्न आम्ही संकलित केलं आणि केल्यानंतर त्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांच्या इन्सेंटिव्हचा प्रश्न आहे, त्यांना 16-16 तास काम करावं लागतं, कधीकधी एक वेळचं त्यांना जेवण देखील मिळत नाही. ॲक्सिडेंट झाला तर त्यांना कुठलं इन्शुरन्स ठोस नाही आहे, 2 लाखाचा इन्शुरन्स आहे पण त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च आला तर कोण खर्च करणार. त्यांचा ID जर बंद असेल तर त्यांना इन्शुरन्स भेटत नाही आणि एखादी त्यांच्यावरती समस्या आली किंवा एखादा त्यांना प्रॉब्लेम फेस करावा लागला तर त्यांना रिस्पॉन्ड करायला कोणी नसतं. चुकून एखाद्या कस्टमरने त्यांच्याबद्दल तक्रार केली तर त्यांचा ID ब्लॉक केला जातो, त्या कंपनीमध्ये परत त्यांना घेतलं जात नाही, कुठली सुनावणी होत नाही, कुठली हिअरिंग होत नाही. असे अनेक प्रश्न आहेत, अनेक त्यांच्या अडचणी आहेत आणि एक उदाहरण म्हणून देतो की गिग वर्कर कम्युनिटी प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक तणावामध्ये चाललेली आहे.
आणि ही सगळी तरुण मंडळी आहेत. आणि आजच्या घडीला जरी नागपूरसारख्या शहरामध्ये 1 महिन्यामध्ये आम्ही 13,000 13,000 आम्ही रजिस्ट्रेशन्स ऑथेंटिक करू शकलो असेल, तर ही संख्या फार मोठी आहे. आणि भविष्य काळामध्ये आपण स्विगी असेल, झोमॅटो असेल, ब्लिंकिट असेल, पोर्टर असेल, हे सगळ्या आपण सुविधा आपण दैनंदिन जीवनामध्ये वापरत असतो. आणि त्या लोकांचा आवाज बनून आपण पुढं आलं पाहिजे. असं देखील आमच्या निदर्शनास आलं की 2 व्हीलरवरून डिलेव्हरी करायला एखादा मुलगा जातो, तर तो आपल्या कंपनीचा युनिफॉर्म किंवा किटसुद्धा घालत नाही. कारण का समाजामध्ये त्याला वागणूक जर कुठं आपण ओव्हरटेक केले किंवा कुठं चुकून ॲक्सिडेंट झाला तर हा गिग वर्कर आहे, तर त्याला शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे ही कॉमन झालेली आहे. तर ते टी शर्टसुद्धा घालायला त्यांचा धाडस होत नाही किंवा किट घालायला धाडस होत नाही. अशा पद्धती समाजामध्ये ह्या सगळ्या घटकाला वागणूक दिली जाते. तर त्यांच्या सुरक्षेसाठी, त्यांच्या सन्मानासाठी आम्ही लढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आमचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी संसदेमध्ये सातत्याने ह्या सगळ्या घटकांचा आवाज म्हणून त्यांचे प्रश्न मांडत आहेत. या सगळ्या घटकांना ते भेटत आहेत. आणि खऱ्या अर्थानं भारताच्या नागरीकरण वाढत असताना हे सगळे घटक जे हे इकोसिस्टीम चालवतात त्यांचा कोणीतरी वाली पोशिंदा राहायला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आमचं येणाऱ्या काळामध्ये काम करण्याचा आमचा हेतू असेल. आवाज महाराष्ट्राच्या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही नागपूर शहरातील प्रत्येक वॉर्डामध्ये, प्रत्येक प्रभागामध्ये, प्रत्येक गल्लीमध्ये, वस्तीमध्ये, बिल्डिंगमध्ये जाऊन लोकांसोबत संवाद साधणार आहे. आणि हे 1 महिन्याचं किंवा 1 वर्षाचं कार्यक्रम नाही आहे. हा सातत्याने पुढच्या 1, 2, 3 वर्षामध्ये हा कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत. त्यासाठी आम्ही सगळी माहिती संकलित करून आम्ही आमच्या ॲप बेस्ड सिस्टीम आहे त्यामध्ये सगळ्यांचा आम्ही डेटा घेत आहोत. आणि खरोखर अमुक गल्लीमध्ये कोणाला काय समस्या आहे ते NMCच्या माध्यमातून असू दे किंवा आमच्या स्थानिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून असू दे, वेळ पडली तर युथ काँग्रेस रस्त्यावरती आंदोलन करून त्या लोकांचं, त्या घटकाचं प्रश्न सोडवण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये करणार आहे. मला आपल्याला सांगायला असं वाटतं की ह्यामध्ये जरी आपल्याला ऐकायला, बोलायला फार काही वाटलं नसेल, पण आम्ही गेले 2-3 महिन्यापासून ह्या सगळ्यामध्ये एक पायलट म्हणून वेगळ्या ठिकाणी हे सगळ्या अभियानांचं आम्ही टेस्टिंग करत होतो. तर प्रचंड द्वेष, प्रचंड त्रास आणि प्रचंड समस्या सर्व लोकांच्या आहेत. ते सोडवण्याचं काम आम्ही करत आहोत. माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की हे अभियान आपण येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त त्यांना प्रसिद्धी देऊन पोचवण्याचं काम केलं पाहिजे. कारण का आज युवक काँग्रेस कुठल्याही मतांच्या राजकारणासाठी किंवा कुठलेही पॉलिटिकल अजेंडा घेऊन कोणाचं जनतेसमोर जात नाही आहे. एक पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह घेऊन आपण जनतेसमोर जात आहोत. जनतेच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी मदत करावी अशी सगळ्यांना अपेक्षा आहे. आज आपण पाहिलं असेल की देशामध्ये प्रचंड संभ्रमाचं वातावरण आहे. काल मी हा अर्बन इनिशिएटिव्हचा लॉन्चिंग पुणे शहराचं केलं. तर पुणे शहरामध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू केलेले आहेत पुढच्या 15 दिवसांसाठी. मला सांगायचं की पुण्यासारखे शहर ज्या शहरामध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातून, प्रत्येक वस्तीतून एक तरी व्यक्ती पुण्यामध्ये शिकायला जातो, नोकरीला जातो. आणि तिथं जर आता परीक्षांचे दिवस आहेत, क्लासेस आहेत, अनेक इव्हेंट्स असतात, अनेक गोष्टी असतात, जमावबंदीचा आदेश करण्याचं कारण काय? कारण का सरकारबद्दलचा वाढता रोष आपण पाहिला असेल. आणि वाढता रोष आहे. शेतकरी नाराज आहेत, नीटचा पेपर लीक झाल्यामुळे विद्यार्थी नाराज आहेत, पालक नाराज आहेत, महागाई वाढत आहे, पेट्रोल डिझेलचे भाव रोज वाढत आहेत, गॅससाठी आपल्या सगळ्यांची फरफट कशी झाली आपण पाहिलं असेल. आणि अशामध्ये सरकारचा प्रयत्न आहे की हे सगळे येणाऱ्या काळामधच्या चळवळी असतील, आंदोलन असेल, ते कुठेतरी हाणून पाडायचे, दाबायचे. आणि हे भविष्यामध्ये प्रत्येक शहरामध्ये होऊ शकतं. पण आम्ही युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून ह्या सगळ्यांना तोंड देण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच करू, हे आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो. नागपुर में महापालिका के चुनाव थे, कुछ चेंजेस हमें ज़रूर करने हैं, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया थी और वो प्रक्रिया पूरे होने के सबको हमने टास्क दिए थे और जो परफॉर्मर होंगे उनको हम करने वाले हैं और उसकी प्रक्रिया लगभग हम तय कर चुके हैं. और ये सिर्फ नागपुर का विषय नहीं है. महाराष्ट्र में हम 3 फेजेस में सब जिला अध्यक्ष बदलने वाले थे और एक फेज़ हमने किया है. सेकेंड फेज़ PCC का संगठन सर्जन भी था, उसके हिसाब से भी हमें कुछ इक्वेशंस महाराष्ट्र में करने थे. ये सिर्फ नागपुर का विषय नहीं है. अभी दूसरे फेज़ का हम अभी ऑलमोस्ट हमारा सब डन है, उसमें वो हो जाएगा. नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मंथ एंड या मिड ऑफ जून तक करने की, लेकिन अब तक हमारा बाकी भी स्टेट के और भी ज़िले हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसके लिए रुका है. सब हो जाएगा क्योंकि
एक का करना ऐसा नहीं होता, उसका अप्रूवल दिल्ली जाता है, तो एक इकट्ठा ही सब जाता है और इकट्ठा ही सब आ जाएगी लिस्ट। नागपुर में परिवर्तन नहीं, एक बार फिर से आप मैंने कहा, नागपुर में परिवर्तन एक मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि नागपुर में परिवर्तन मतलब हर चीज़ में परिवर्तन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप नागपुर के नागरिक हो, आप नागपुर में ज़रूर, आप भी, नागपुर पावर सेंटर है, महाराष्ट्र की राजनीति नागपुर से चलती है, देश के भी बड़े नेता नागपुर से है, तो नागपुर में कुछ चीज़ों में परिवर्तन ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नागपुर का हर आदमी, हर तबका खुश है। नागपुर में बहुत जगह मैं आपको लेके जा सकता हूँ और वहाँ पे दिखा सकता हूँ कि नागपुर की स्थिति क्या है, नागपुर में क्राइम रेट कितना है, ये भी नागपुर की एक समस्या है। नागपुर में लड़कियों की मिसिंग केसेस कितने हैं, ये भी नागपुर की समस्या है। और इसके बराबर सिर्फ कुछ चुनिंदा रास्ते या फ्लाईओवर्स अच्छे होने से नागपुर का परिवर्तन नहीं होता। नागपुर के हर नागरिक का जीने का, आप उसके जीवन में बदलाव लाओगे तो नागपुर का परिवर्तन है। और हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं जिसके नागपुर के हर नागरिक को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये 29 की चुनाव का तो बिल्कुल तो नहीं है। बहुत दूर नहीं, है, वो 29 का तो बहुत दूर है, पुलिया के नीचे से बहुत पानी जाने वाला है। लेकिन हमारा एज ए यूथ कांग्रेस हमारा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। हम लोग रोज़ पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन लोगों के लिए चुनाव आता है तो आपने देखा होगा कि कैंप्स निकलते हैं, लोगों के पास लोग जाते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, हमारा मकसद लोगों के बीच जाना है, लोगों का काम करना है, वो हम करते रहेंगे। इस परिवर्तन से नागपुर वासियों को कितना फायदा हो सकता है? नहीं, ये आप ही उसका एनालिसिस, जब अगली बार हम आएंगे तो उसका एनालिसिस आप ही देंगे। हमारे लोग कितना जाएंगे, कितना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, आपको ही दिखाई देगा। आप ही उसका रिपोर्टिंग करोगे। और मुझे विश्वास है कि मेरी पूरी नागपुर की यूथ कांग्रेस की टीम की वो एक बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वो खारी का वाटा तो इस सब में उठाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। जी, नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि आज अगर महाराष्ट्र में कोई युवा संगठन है जो रास्ते पर जाके लड़ाई लड़ रही है, तो मैं हक से और दावे से कहता हूँ कि महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस हर गांव में, हर शहर में लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता है, डीजल का भाव बढ़ता है, अगर किसी को गैस चाहिए, गैस का भाव बढ़ता है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैक के कर हर चीज़ में, अगर आप नागपुर में आप देखोगे तो हर हफ्ते 4 आंदोलन हम लोगों के लिए कर रहे हैं यूथ कांग्रेस नागपुर शहर में। तो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी विनती यही है कि आपके माध्यम से हमारा काम लोगों तक पहुंचाए। लोगों के और भी कुछ समस्या हो सकती है, वो लोग हमारे पास अपनी समस्या लेके आए और हम उनके लिए लड़ने की ताकत, ऊर्जा आपके माध्यम से हमें मिलेंगी। जैसे कि युवा कांग्रेस ने कहा है कि आवाज महाराष्ट्र का, नागपुर के परिवर्तन का, तो आप ये परिवर्तन नहीं, हमने परिवर्तन शब्द का ही नहीं। परिवर्तन मतलब अभी सुनिए, बेहतर बनाने की बात बेहतर की हमने बनाने। नागपुर। जनता के सामने कब जा रहे, कब से स्टार्ट? नहीं, आज आप लॉन्च launch किया के ना, अभी बाद आज से कल से ही स्टार्ट हो जाएगा उसमें। नागपुर तक सीमित है कि पूरे महाराष्ट्र? नहीं, महाराष्ट्र में अभी हमारे जुडिक्शन में 28 महानगर पालिका है, तो 28 महानगर पालिका में हम ये कर रहे हैं। कल हमने पुणे में लॉन्चिंग किया था, इसका लॉन्चिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप जी ने मीरा भाईंदर में किया। उसके बाद ठाणे, नासिक, पुणे, आज नागपुर में हो रहा है, कल अमरावती में कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। मुंबई में मुंबई की टीम अलग कर रही है और यहाँ पे हम 28 महानगर पालिका में जा रहे हैं और वहाँ की समस्याओं के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। शहर में सर बिजली समस्या एक बड़ी है और अभी जो धूप चल रही है, नौता पता ही है, तो अभी तो ऐसा एक पीरियड है तो जिसमें कुछ बिजली को लेकर कुछ है क्या आपका नहीं, बिजली की समस्या है और पावर सेंटर नागपुर में ये ही जब है। हम लॉन्च करेंगे तो जो मुद्दे आप कहे जा रहे हैं बेहतर नागपुर बनाने के लिए, उसमें नहीं, अभी इसमें इस जी नहीं, बिजली के ये समस्या के ऊपर हमेशा भी ये से लोग है करके आए। और पावर मिनिस्टर ही नागपुर से है, तो इसके पहले भी पावर मिनिस्टर नागपुर से ही थे। तो आप लोग बेहतर जानते हो, हमारे प्रमुख मुद्दों में 24/7 वीज सेवा, ये हमारा बुलेट मुद्दा है। लेकिन ये सब मुद्दों पे हम काम करेंगे, उसके ऊपर आंदोलन करेंगे, उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों के दैनंदिन जीवन में उनको फेस करना पड़ता है।
तो वो मुद्दे जानने के लिए, उनके ऊपर भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ये तो हमारे एजेंडा में है कि हम किस किस मुद्दों पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। आप शहर में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस अलग अलग खंड में बंटी हुई है, इस पे क्या कहना है आपका? कैसे आप ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग खंड? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस का आंदोलन हुआ था, जी। वहाँ पर बहुत कम लोग थे वहाँ पर। नहीं मैडम, हम रोज़ आंदोलन करते हैं। अभी हमारे सब लोग साथी हैं, रोज़ आंदोलन करते हैं। कभी किसी को जमता है, कभी किसी को नहीं जमता। मुद्दा था पेट्रोल डीजल का वहाँ पर, और नहीं ऐसा नहीं है, इनको एक दिन के लिए नहीं, इनको आज भी पेट्रोल डीजल का आंदोलन नागपुर में हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा। जब तक इस समस्या का हल नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई लड़ते रहेंगे। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन हम इश्यूज उठा रहे हैं और इश्यूज पे हम फाइट कर रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे अभी पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा हो गया है, तो आज के युवाओं का जो रोजगार है इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए क्या आपका युवा कांग्रेस सामने आ सकती है? मैडम, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग डे 1 से काम कर रहे हैं। हमारा पहला नारा यही था, नौकरी दो नशा नहीं। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि कितने सारे ड्रग्स के कंसाइनमेंट्स पकड़े गए, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के अड्डों पे छापा मारा गया, लेकिन और उसके पीछे भी सरकार के किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, ऐसा आप सबको सामने आया। अगर सरकार ही चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे शिक्षित युवाओं को इस ओर ढकेलना चाहती है, मोदी जी ने 2014 में इस देश से वादा किया था कि हर साल वो 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उनको 12 साल कल पूरे हुए, तो 24 करोड़ उनको नए नौकरियां देने की आवश्यकता थी। लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड में कितने लोगों ने जॉब गंवाया। आज भी बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है। आप अगर हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे जाओगे तो कितने सारे लोगों को रोज़ जॉब क्विट करना पड़ रहा है, जॉब छोड़ना पड़ रहा है। ये सरकार की परराष्ट्र नीति का फेलियर है, ये सरकार के आर्थिक नीति का फेलियर है, ये सरकार के उद्योग धोरण का फेलियर है। ये हम कहते हैं, यहाँ पे आप सरकार, देश के प्रधानमंत्री देश से कहते हैं कि आप पेट्रोल डीजल का इंतज़ाम ठीक से आप उसका इस्तेमाल कीजिए, बाहर घूमने मत जाइए, कोई फॉरेन टूर मत कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। मुझे आप बताइए, अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आपके घर में बैठ के ऑनलाइन ले सकते थे क्या? अगर कोई कुछ बाहर बेच रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, उसका उधर निर्वाह उससे है, टैक्सी चला रहा है, तो घर में ऑनलाइन वो ऑटो रिक्शा चला सकता है क्या? और देश को एक बोलना, फिर दूसरे दिन बड़ी रैली, हज़ारों का काफिला लेके एक रैली करना, तीसरे दिन फॉरेन टूर करना, और एक समय पे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आप मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे रहे हो। ये 150 करोड़ भारतीयों के मुंह पर तमाचा है, मैं ये कहता हूँ। और भारत का नागरिक आप जागरूक हो चुका है। हम पूरे महाराष्ट्र में हर पेट्रोल पंप पे जाके मेलोडी बांट के बोल रहे हैं, ये महंगाई का मेलोडी चॉकलेट है जो मोदी जी ने आपको दिया है, और ये हम प्रोटेस्ट हर जगह पे जाके कर रहे हैं। सीजीआई ने कॉकरोच कहा है युवकों को, तो उस पर क्या करती है? नहीं दिखता है, हर इंस्टीट्यूट को आरएसएस और भाजपा ने अपने कब्जे में किया है। कोई यूनिवर्सिटी हो, सीजीआई हो या फिर ईडी हो, कोई भी हो, तो उनकी मानसिकता ही देश का युवा है, बेरोजगार है, मतलब वो कॉकरोच है, उनकी मानसिकता बाहर आई है। और आज आपने देखा होगा कि कितना हुआ, 22 मिलियन कितना, तो उसका तो रिएक्शन है। ये पार्टी या ऐसा कुछ नहीं, इस देश के बेरोजगार युवाओं का रिएक्शन है। दुनिया में इतना रैंडम और इतना फास्ट रिएक्शन कहीं पर नहीं मिला जो भारत में देखने को मिला है। और इसकी रिएक्शन मैंने आप मेरे प्रेस वार्ता में मैंने बोली कि पुणे में 15 दिन का कर्फ्यू लगाया है। अभी ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, ना कोई सिविल वॉर की सिचुएशन थी कि अचानक पुणे जैसे आईटी हब है, वो महाराष्ट्र की एजुकेशनल हब है, वहाँ पे आपने 15 दिन का कर्फ्यू क्यों लगाया? क्योंकि सरकार को भी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में और देश में युवाओं के बीच में बहुत उद्रव हो रहा है, उनकी नौकरियों का प्रॉब्लम है, उनके एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। आप पेपर लीक, अब नीट का आपने देखा होगा कि 22 लाख विद्यार्थियों के जीवन पे खेलने का काम इन लोगों ने किया है। अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो 2 या 3 साल वो उस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, उसके घर में उसके माँ बाप होते हैं, 22 लाख बच्चों के 44 लाख उनके पेरेंट्स हैं। अगर घर में कोई बच्चा पढ़ता है तो एजुकेशन लोन लेता है,
एजुकेशन लोन ना मिल पाए तो घर के माँ बाप अपने सोना गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी और एक दिन जो मैंने लाइफ में जो मैं नहीं कर सका मैं उसके लिए करूँगा। लेकिन आज ये पेपर लीक होने के वजह से आज पूरा ये 22 लाख जो छात्र है वो डिप्रेशन में चले गए। उनकी मेंटल स्थिति उतनी ठीक नहीं है जितना परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। जब आप पूरे परफॉर्मेंस मोड में होते हो, आप पढ़ाई के पूरे रिदम में होते हो, तब आपको पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है। आज 5 बच्चों ने पूरे देश में इस लीक के वजह से सुसाइड किया। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार का एक भी मंत्री, एक भी आमदार, एक भी खासदार इस बारे में सामने आ नहीं रहा, एक ट्वीट भी नहीं कर पा रहा है कि ये गलत हुआ। तो ये सब अगर देश में चल रहा होगा तो देश किस ओर जा रहा है आपको भी पता होना चाहिए। हम इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा कि अगर छोटी सी भी गलती किसी से हुई होगी, आदर्श में अशोक चौहान जी का नाम आया, कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया। शिवराज पाटिल चाकुरकर जी का उनको सिर्फ उन्होंने कपड़े बदले तो देश के गृह मंत्री पद का उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके पश्चात किसी ने उनके बेटी के 2 मार्क्स एग्जाम में बढ़ाए तो उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने लिया। आज ये सरकार खुद नैतिकता के आधार पे धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने आके इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे चुप है। आज जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके सुसाइड का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कोई होगा तो ये व्यवस्था है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, धर्मेंद्र प्रधान है। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में या फिर नागपुर में लॉटरी निकलती है, मटका यहाँ पे इलीगली खेला जाता है। मटके का आंकड़ा कभी लीक नहीं होता, लॉटरी का कभी नंबर लीक नहीं होता, लेकिन नीट जो इतनी हाई सिक्योरिटी में जो एग्ज़ाम ली जाती है उसके पेपर्स लीक होते हैं। इसकी व्यवस्था में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सरकार है, सरकार का कोई बड़ा मंत्री ब्यूरोक्रेट इसके पीछे है, इसलिए ये लोग इसके ऊपर इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना उनका मनोबल बढ़ रहा है। अगर 2024 में अगर इसके ऊपर अगर सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, अगर इसके ऊपर अगर ठीक से सीबीआई इंक्वायरी होती, उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलती, तो आज किसी का ये मनोबल नहीं होता कि ऐसा पेपर लीक किया जाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पेपर लीक के ऊपर कठोर कानून इस देश में बनाया जाए, इससे आगे बच्चों के भविष्य पे कोई खेल ना पाए, क्योंकि यही हमारी भारत की संपत्ति है। जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हाई क्वालिफाइड बच्चे हैं, यही हमारी संपत्ति है। भारत में सोना कितना है कितना नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे रिसोर्स यही है। मैं आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।